हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कोड है MPC 002 और जिसका नाम है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका सेकंड पेपर है इसमें आपके 4 ब्लॉक्स हैं। सभी पेपर्स में 4 ही ब्लॉक्स हैं, तो इसमें भी आपके 4 ब्लॉक्स हैं और ये 4 ब्लॉक्स के यहाँ पे नेम्स भी आपको दिए हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें बताते चलूं कि जो आपके 4 ब्लॉक्स हैं वो आपके लाइफ की डिफरेंट फेजेस या डेवलपमेंटल स्टेजेस के नाम हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वो इन्फेंसी, आपके अर्ली चाइल्डहुड प्रीनेटल टाइम का फेज के बारे में पूरा बात करता है। तो यहाँ पे जितने भी यूनिट्स रहेंगे, टोटल 4 यूनिट्स रहेंगे, चारों यूनिट में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में जब हम आएंगे तो आपके अर्ली स्कूल ईयर्स, जो आपकी 6 to 11 ईयर्स का टाइम फेज रहा है, उस एज के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में डिफरेंट बातें होंगी, यानी डिफरेंट डेवलपमेंटल टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। थर्ड में हम अडोलेसेंस की तरफ आएंगे और फोर्थ में हम अडल्टहुड एंड एजिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप अभी जीवन के जिस भी फेज में हैं, इसमें से कुछ तो फेजेस आप डेफिनेटली कवर कर ही चुके होंगे। एटलीस्ट आप अडल्टहुड पे तो होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। अडोलेसेंस को भी आप क्रॉस कर चुके होंगे, तो अडल्टहुड में आप होंगे। तो जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आप बहुत सारी चीजों से सिर्फ खुद को ही एग्जाम्पल में रिलेट करके चल पाएंगे। तो बहुत मजा आएगा। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ब्लॉक 1 में उन्हें बहुत आसानी होगी समझने में, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो बच्चों को भी एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हुए, परसीव करते हुए चल पाएंगे और इस तरीके से ये जो आपका पेपर है वो बहुत आसान हो जाता है। इस पेपर को पढ़ना, समझना और एग्जामिनेशन में लिखना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है इसमें मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि इस वाले पेपर में लिटरली कहानियां बहुत बनाई जा सकती हैं। बच्चे जो हैं वो, क्योंकि डेवलपमेंटल फेजेस की बात होती है तो कनेक्ट तो कर ही लेते हैं इजिली। तो जो भी चीजें एग्जामिनेशन में आती हैं उसमें इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना के आ जाते हैं, तो टीचर जो इसमें मार्किंग करते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं। बस MPC 2 में यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी मार्किंग थोड़ी सी टाइट होती है, पर ऐसा नहीं कि इसमें बच्चे मार्क्स नहीं स्कोर करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलेंगे जहां पे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक का जो भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने तो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इग्नू के, तो मुझे पता है जो बच्चे स्कोर्स बताते हैं तो मैं पहले ही उनको बता के चलती हूँ कि आपके साथ इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। पर खैर, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसमें हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हम फेल हो जाएंगे। थोड़ी सी टाइट मार्किंग जरूर होती है, पर उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पूरे वीडियो की जो सीरीज रहेगी सेकंड पेपर की, उसमें हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। तो ये क्विक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको ले चलती हूँ ब्लॉक 1 की तरफ। ब्लॉक 1 में जब हम आते हैं, या एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इसमें ब्लॉक 1 के यूनिट्स भी दिखा देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये तो मेरे पास जो मैंने वीडियो यहाँ पे स्क्रीन ओपन की है वो यूनिट 1 की है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ब्लॉक 1 है, ये जिसका हेडिंग है, इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। अभी हमने बात की थी, चारों यूनिट जो हैं वो डेवलपमेंट के बारे में है। पूरा पेपर ही डेवलपमेंट के बारे में वैसे तो, लेकिन इस वाले ब्लॉक में एक चीज आपको देखने को मिलती है। जो पहली यूनिट है वो एक जनरल यूनिट है, क्योंकि कुछ तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ना। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट क्या होता है, इससे भी तो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो उसके लिए वो यूनिट कहाँ डालते हैं, उन्होंने सबसे पहली यूनिट इसके अंदर डाल दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रीनेटल की बात करती है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड की बात करती है। ये सब की बात करती है जनरल, कि ग्रोथ इन जनरल क्या होती है, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट इन जनरल क्या होता है। वो ना अडल्टहुड से एसोसिएटेड है, ना एजिंग से है, ना प्रीनेटल से, किसी से एसोसिएटेड नहीं है। यूनिट नंबर 1। तो आपको ये यूनिट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस यूनिट में आपको बेसिक्स मिलेंगे सारी चीजों के। उसके बाद प्रीनेटल, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के लिए 3 पार्ट डिवाइडेड हैं। यहाँ पे प्रीनेटल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इन्फेंसी में पढ़ेंगे और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड। तो वही जो छोटे बच्चे होते हैं हम सभी के घरों में, उनको हम 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लॉक 1 की जो ये यूनिट्स है क्लियर हो गई होंगी आपको। बाकी यूनिट्स में ऐसा नहीं है, बाकी ब्लॉक्स में ऐसा नहीं है। उनके ब्लॉक के जो भी आपको नजर आ रहे हैं वो अलग तरीके से हैं। तो हमने ब्लॉक 1 की बात करी। अब ये जो इसकी पहली यूनिट है, इसकी देखिए हेडिंग कितनी बड़ी है, और जस्ट अभी आपने देखी थी, तो ये एक पेज तो इसने ही कवर कर लिया है। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। यूनिट 1 का नाम है, नाम क्या है, जितने नाम दिख रहे हैं ना ये सब इसके हेडिंग्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव, मेथड्स ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। जब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम एक बार देख लें तो वही सारे जितने आपको हेडिंग दिख रही थी ना, वो टॉपिक्स में ब्रेक हो गया है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्या होते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस के गोल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से क्रिटिकल फेजेस होते हैं, लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपमेंट क्या है, फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इस तरीके से चीजें आएंगी। आज का जो हमारा वीडियो है, वैसे तो मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मैं इस पूरी यूनिट को एक वीडियो में कवर करूं। मैं देखूंगी, अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान एज ऑफ नाउ यही है कि मैं इस पूरी यूनिट को एक वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों को
क्योंकि अभी हम पेपर की बिगिनिंग कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इतना रश कर जाऊं कि आप लोगों को कहीं पे भी चीजें थोड़ा सा अटक जाए या फंस जाएं। उसका भी कोई फायदा नहीं है। जस्ट 5-10 मिनट सेव करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकती हूँ, उसमें हम बाकी की बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सब कुछ सही चलता है, स्मूथ चलता है, तो और हमारी स्पीड सही चल पाती है, एक्सप्लेन करने के हिसाब से देखूंगी, क्योंकि मैं प्री डिसाइड करके कुछ नहीं चलती कि मैं इसमें इतना समझाऊंगी, उसमें मतलब मेरा फ्लो है वो जहां तक जाता जाता है, फिर उसको रोकना या करना उसके हिसाब से रहता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन हम इस पेपर को ये जाने बिना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो टर्म्स क्या हैं, हम नहीं समझ सकते। अब उसके लिए मैं आपके लिए कुछ और भी लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ तक कोई खास बात नहीं है। बात शुरू होती है यहाँ से। स्क्रीन को थोड़ा छोटा करेंगे, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं, बुक की तरफ अभी मत जाइए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ये जो टर्म्स हैं दोनों, ये कई बार इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होती है। मतलब हम जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं कि ग्रोथ है या डेवलपमेंट हो रहा है, ये उनके लिए है जो नहीं जानते हैं इन टर्म्स को। तो वो होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम एक टर्म की जगह दूसरी टर्म यूज करते हैं। लेकिन जब आप साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद आप कभी भी ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ यूज नहीं करेंगे, ये तो डेफिनेट है। तो क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, पहले समझेंगे। ग्रोथ जब किसी भी चीज की होती है, तो ग्रोथ में हम कुछ ग्रो होते हुए देखते हैं। ग्रोथ वर्ड है, तो ग्रो मतलब कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ना, उसकी ग्रोथ है। बच्चे का वेट बढ़ना, उसकी ग्रोथ है। ओके। या बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज में किसी तरीके का इंक्रीज होना, वो भी ग्रोथ में आता है। हम डेवलपमेंट में भी उसको काउंट करते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज जिसमें हम इंक्रीज देख सकते हैं, जनरली जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिफाई हो सकती है। ग्रोथ को हम क्वांटिफाई ही करते हैं। अब हम डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो डेवलप होना कोई चीज जो है वो, और डेवलपमेंट में भी हम इंक्रीज देखते हैं। लेकिन डेवलपमेंट तब भी काउंट होता है जब किसी चीज में डिक्रीज हो रहा होता है। अब ये कैसे हो सकता है, बड़ी अजीब बात लगेगी आपको भी। टॉपिक शुरू करते ही मैंने बड़ी अजीब सी बात आपसे कर दी कि डेवलपमेंट में डिके भी होता है। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे किसी ऐसे पर्सन का जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट 40-50 ईयर्स तक पहुंच गए। अब हम ये देखते हैं कि उनके जो हेयर्स हैं वो ग्रे होने लगते हैं, उनकी विजन पावर कम होने लगती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले जो ग्रोथ हुई थी चीजों में, जो भी चीजें इंक्रीज हुई थी, हेयर लेंथ बड़ी थी, वेट बड़ा था, बॉडी के जो बोन्स थे, जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं जितने भी थे वो इंक्रीज हुए थे, वो धीरे धीरे डिके होने लगे। ओके। उनमें क्या हुआ, चीजें हमें कम होती नजर आ रही है। तो ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुकती है और उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। जैसे हाइट की बात करें, हाइट क्या है, एक पॉइंट तक आके रुकती है ना, ग्रोथ हमेशा तो नहीं होती रहती। मगर डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। डेवलपमेंट में मैंने यूज किया कि चीजें थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ भी जाती हैं। तो जब हम किसी पर्सन के अंदर ये देखते हैं कि वो उसकी जो सोचने की जो कैपेसिटी है, सोचने समझने की योग्यता है, उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिके हो रहा है, तो वो उसकी लाइफ के उस फेज में उसका डेवलपमेंट है। आप बताइए कि क्या आपको कोई 75 ईयर्स के आसपास का पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से चीजों को रट लेगा? नहीं कर पाएगा ना। बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज होंगी जिनमें हमें डिके होता दिखेगा, लेकिन वो उस लाइफ पार्ट का फेज है, उसमें वैसा ही होना है। हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस टाइम पर कोई पर्सन लैंग्वेज को सीख रहा है या किसी ऐसी चीज में प्रोफिशिएंसी गेन कर रहा है। देखिए, एक्सेप्शंस को हटा के चलिएगा, क्योंकि आप एक ऐसी क्लास में है जहां आप मेरे सामने नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मेरे माइंड में खुद ही आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सब स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे आगे और वो मुझसे वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ऐसा सोच के मैं खुद ही आंसर कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हमेशा होंगे और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर जगह पर। लेकिन हम जनरल ही बात करें ऑफ कोर्स, तो हम एक्सेप्शंस को तो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हर एक एज में एक एरा में डिफरेंट टाइप से डेवलपमेंट होता है। अगर किसी पर्सन की मेमोरी में लॉस हो रहा है, धीरे धीरे चीजों में हो रहा है, उसके डेवलपमेंट का ही पार्ट है, राइट? वो हमें डिके की फॉर्म में दिख रहा है लेकिन डेवलपमेंट का है। बट ग्रोथ जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो हमेशा इंक्रीज को दिखाती है। अब आपको इतना लंबा लेक्चर देने के बाद मैं लेकर चल रही हूँ इस वीडियो की तरफ, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा लिंक में। यहाँ पे हम ग्रोथ की जबकि बात करते हैं, तो ग्रोथ क्या है, फिजिकल इंक्रीज है। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ अगर आपको शॉर्ट में नहीं दिख रहा होगा। ग्रोथ क्या है, एक फिजिकल इंक्रीज है जो कुछ क्वांटिटी में इंक्रीज दिखाता है ओवर टाइम। इसमें हम हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, जनरल फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। किसी भी चीज का बढ़ना, अमाउंट में इंक्रीज हो पाना, है ना, वो क्या कहलाता है, उसका ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दोज स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। किसी भी पर्सन के
जो भी उसकी लाइफ में वो इमेच्योर होता है, बढ़ता है, तो उस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। ये सब मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी समझाया है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बढ़ा रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कराना चाह रही हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम ग्रोथ की बात करते हैं, इसको तो मैंने काफी देर तक एक्सप्लेन किया होगा। फिर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कोई क्वालिटेटिव चेंज दिखाता है हमें, क्वालिटेटिव चेंज जो कि फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो सकता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट में समय लगता है, फिजिकल चेंज में भी समय लगता है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ में टाइम नहीं लगता, ग्रोथ में भी वक्त लगता है, पर ग्रोथ बड़े हमें नजर आने लगती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हम किसी के घर जाते हैं, अरे आपका बेटा बड़ी जल्दी बड़ा हो गया, अरे बेटा बड़े, मैं देखा था तब तो तुम बहुत छोटी थी। होता है ना कि कम समय में ही हमें कोई बच्चा बड़ा लगने लगता है, तो वो ग्रोथ होती है उसकी। अच्छा, इसमें हम बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखते हैं डेवलपमेंट में, जो हर पर्सन के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। ग्रोथ इन जनरल सबके लिए एक सेम पेस पे चलती है, कि हमें पता है कि इस उम्र का बच्चा जो है उसका वेट लगभग लगभग इतना होता है, पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। आप देखेंगे कि हर बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज में बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है, बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन जो एक होता है ना कि इस उम्र के बच्चे जो हैं, अगर हमें क्लास के बच्चों का जब हम वेट रिकॉर्ड करते हैं, तो क्लास 5 के बच्चों का अगर हम वेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग सबका सेम आता है, 35, 37, 36, 31 इतना आता है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस के अलावा। तो यही चीज होती है कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस का, ये तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और मैं देखना चाह रही हूँ कि कहाँ से शुरू है, क्योंकि मैंने कई बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ग्रोथ में होते हैं और डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंजेस होते हैं। तो एक तरीके से डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड होती है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ उसका एक हिस्सा है छोटा सा, पर ग्रोथ इंडिविजुअली समझना भी जरूरी है। क्वांटिटेटिव होते हैं इसमें, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं चलती है, डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ग्रोथ एक मेचुरेशन के बाद स्टॉप हो जाती है, एक पर्सन के एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको आपको पढ़ना है, और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। फाइन, तो यही सब चीजें हैं, पॉइंट है। अब मैं आ जाती हूँ वापस हमारे बुक की तरफ, जहां से हम एक्चुअल में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना आपने समझ लिया, अब हम फटाफट कर पाएंगे, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये जो लाइन है ये कह रही है कि ऑलरेडी ग्रोथ को इंक्लूड किए हुए है डेवलपमेंट, तो जब तक दोनों टर्म को समझेंगे नहीं, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट जो होता है वो कंसेप्शन से बिगिन हो जाता है, जब एक मदर कंसीव करती है तब से उसका डेवलपमेंट यहाँ बच्चे का जो है फीटल में शुरू हो जाता है, बच्चे का जो है फीटस में शुरू हो जाता है, वहां से ग्रो करता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे की यूनिट्स में। और वो एक बेबी बन के बाहर आता है दुनिया में, फिर उसके बाद वो बेबी से और थोड़ा बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो पूरी लाइफ टाइम तक उसका जो डेवलपमेंट है चलता रहता है। डेवलपमेंट में हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न ऑफ चेंजेस देखते हैं, और ये केवल बायोलॉजिकल ही नहीं होते, फिजिकल भी होते हैं, कॉग्निटिव भी होते हैं। अच्छा, फिजिकल चेंजेस क्या हो गए? ग्रोथ। फिजिकल चेंजेस क्या है? ग्रोथ ही तो है, और वो ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको एक चीज बोली थी ना कि जब हम ग्रोथ में कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी किसी तरीके का इंक्रीज देखते हैं, वो इसीलिए ये टर्म यूज हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा किसी भी तरीके से इंक्रीज जो हो रहा है वो डेवलपमेंट है। कुल मिला के सब कुछ तो डेवलपमेंट है ही, अब उसमें अगर ग्रोथ आता है तो ऑफकोर्स वो उसका एक पार्ट होगा। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज थ्रू आउट लाइफ। बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा सारी चीजों को लिए हुए है। मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ना मतलब एक अलग ही टाइप की साइकोलॉजी को पढ़ना है, तो इसी वजह से ये पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेवलपमेंट जो है बहुत, इसको आप पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट देखते हैं, न केवल सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आगे आएंगी। कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, साइको सोशल, फिजिकल, सब तरीके के डेवलपमेंट को हम देखेंगे। अच्छा, डेवलपमेंटल जो चेंज होते हैं उनका गोल क्या होता है? उनका गोल ये होता है कि लोगों को इस काबिल बना पाना, इस काबिल बना पाना कि वो दुनिया में अपने ही जैसे लोगों के बीच सरवाइव कर सके। हमारा डेवलपमेंट क्यों होता है? हमें क्यों पढ़ना लिखना जरूरी है? ताकि हम इस दुनिया में जो भी हमारा सोशल वर्ल्ड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड है, उसके साथ कंपीट कर पाए, उसमें रह पाए, है ना। वरना हम भी आदि मानव की तरह से पत्थर लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आदि मानव भी अपने टाइम में सब एक जैसे ही तो थे, अगर वो पत्थर लेके भी घूम रहे थे तो। खैर जो भी है, तो फिलहाल डेवलपमेंट का जो पर्पस है, मेन गोल वो यही है, हमें हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनेबल करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी है कि जिससे अगर हम आजकल की जनरेशन को देखें तो वो जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस है, उनकी उम्र के सभी बच्चे वैसे एडवांस है।
हम ये कहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं, हम उतने स्मार्ट नहीं है, पर हम अपनी लेवल वालों में स्मार्ट हैं। हमारे ही लोगों के बीच में कोई स्मार्ट है, कम है, ज्यादा है, वो ठीक है, लेकिन उसका कंपटीशन छोटे बच्चों से नहीं है। हमारा कंपटीशन हमारे आपस में है। ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो कंपटीशन है उनके आपस में है। तो वो अपने अपनी एरा के हिसाब से, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से वेल डेवलप्ड हैं। अगर हमारे अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, अगर वो उस हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारा हुआ, हमारा हमारे एरा के हिसाब से हुआ। हमारी एज ग्रुप के लोगों में हम ठीक तो थे, सब कुछ तो कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें उनसे कम्पीट नहीं करना है, उन्हें आपस में कम्पीट करना है। अब अगर उनके टाइम फेज में कोई बच्चा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट नहीं रह जाता है, चीजों में लैग करता है, तो वो वहां पर उसका डेवलपमेंट रुक रहा है। अब उसका कंपैरिजन हमसे नहीं है, हमारा कंपैरिजन उससे नहीं है, लेकिन जनरली लोग ऐसा कंपैरिजन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, पढ़ेंगे आप। अब आ गए हैं वापस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये जो जितना भी आपको पोर्शन नजर आ रहा है, एक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, थोड़ा और क्विक कर देती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ, नजर आएगा फास्ट। तो क्या क्या मैं यहाँ पे पढ़ूं और क्या क्या छोड़ूं, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी there is a process of child development which makes a growth curve. Growth curve is defined as a statistical curve derived from plotting weight and height against chronological age for comparing an individual's child growth pattern with the average rate of growth. अच्छा, आपने अभी, हम उस टॉपिक पे शायद पढ़ चुके हैं, मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को तो हमने पढ़ा था। मेंटल एज हमें यही चीज दिखाती है। मेंटल एज एक एग्जाम्पल है इस चीज का जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अपनी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यही चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से हो रही है, ये सारी बातें हम उसमें करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सोसाइटी एंड द चाइल्ड एक्सपीरियंस इन द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। ये जो बातें हो रही है ना यहाँ पे, जितनी भी चीजें हो रही हैं, इनमें मैं एक आपको समराइज करती हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगी आप इसे रीड कर लें। ऐसे मैंने समझा तो दिया आपको, लेकिन फिर भी जो भी किसी पर्सन का डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ बातें हैं मोटी मोटी। एक तो उसका उसकी एज के हिसाब से होना चाहिए, जो कि एक जनरल है सभी के लिए, कोई रूल बुक नहीं बनी है, लेकिन हमें पता है कि एक बच्चा इतने समय में चलने लगता है ना। हमने जितने भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, उनके बेसिस पर ये बात होती है। तो कुछ चीजें हैं कि डेवलपमेंट सोशल लेवल पे हो जाना चाहिए, इमोशनल लेवल पे होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल पर होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो फास्ट डेवलपमेंट का फेज होता है वो बच्चे का होता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, और उसके बाद चीजें अलग अलग लेवल पे चलती हैं। जैसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि छोटा बच्चा जो है वो बहुत ही सोशल वर्ल्ड में एक्टिव हो जाए। अजीब सी लग रही होगी आपको एग्जाम्पल मेरी, क्योंकि है ये अजीब सा, मैंने जान के ऐसा बोला है, वो पॉसिबल नहीं है ना। या हम ये कहें कि फिजिकल डेवलपमेंट है वो 15 ईयर्स के बाद होना शुरू हो, ये भी अजीब सा लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट है कि कहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट होता है। ये हम बिना इसकी रूल बुक के भी जानते हैं कि कहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि हमारे साथ वो चीजें हुई हैं, हम सबके साथ वो चीजें हुई हैं। ये सारा टॉपिक हमारे खुद के ही बारे में तो है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट के से रिलेटेड यही सब बातें बताई गई हैं कि किस किस तरीके से होना चाहिए। अब कुछ हेडिंग्स को देख लेते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ही क्विक होता है, और वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कंसीडर की जाती है। फिजिकल तो मोस्ट ऑब्वियस है, जो बच्चे होते हैं वो हाइट और वेट में बढ़ते हैं, और अपनी एज के हिसाब से उनका हाइट और वेट होता है। उसी एज के हिसाब से वो बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं। छोटे बच्चों की बात करें तो क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब चीजें, मोटर कोऑर्डिनेशन जो होते हैं, मोटर एक्शंस जो होते हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं, वो उनकी एज के हिसाब से होने चाहिए। साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव, ये भी जरूरी है। साइकोलॉजिकल में आ जाता है आपके, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल में वो पोर्शन इंक्लूड करता है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखाई की दुनिया में आते हैं। अगर बच्चा की कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी हैं, वो चीजों को अच्छी से परसीव कर लेता है, ग्रैस्प कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, तो वो एकेडमिक्स पे आपको अच्छा नजर आने लगेगा। सिंपल है। इसी के साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल भी हो जाएगा। जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगी, उसकी कॉन्फिडेंस हाई होगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होने लगेगा। तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। सोशल एंड इमोशनल रिलेटेड है। सोशल और इमोशनल ऐसे है कि बच्चे को जब एक अच्छी फैमिली मिलती है, अच्छी फैमिली का मतलब हो गया अच्छा एनवायरमेंट। फैमिली तो सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एनवायरमेंट सबके यहाँ का अच्छा नहीं होता। तो वो एक हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरमेंट जब बच्चे को मिलता है, तो बच्चा सोशल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। और हमारा बच्चा अच्छा करे, इसके लिए हम सभी कोशिश करते हैं कि हम अपने घर का एनवायरमेंट अच्छा रखें। अपने लेवल पे तो हम घर का ही रख सकते हैं, एज ए टीचर हम स्कूल का भी रख सकते हैं। अगर हम टीचर हैं तो हमारी क्लासरूम का एनवायरमेंट ऐसा हो कि बच्चा जो सीख के जाए उसका अगले दिन आने का मन करे, उसे लगे कि यार मेरी मैम कितनी अच्छी है। वैसे भी टीचर से बच्चों को बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है, और जहां टीचर से प्यार हुआ नहीं, सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली हो जाता है।
तो बच्चे लर्निंग के प्रोसेस में भी फास्ट होने लग जाते हैं। तो बच्चों का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट दो चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, एक तो उसकी फैमिली से और दूसरा उसके टीचर से। अब यहाँ बच्चों की बात हो रही है जो बहुत छोटे होते हैं, वही इतना टीचर से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे टीचर से जुड़ते नहीं है, लेकिन उनके इमोशंस में और छोटे बच्चों के इमोशंस में डिफरेंट होता है। हम छोटे बच्चे के इमोशंस को लर्निंग से एसोसिएट कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटे बच्चों को पहले कभी पढ़ाती थी, बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई है, 2009 या 10 की, तो कुछ पेरेंट्स आते थे, तो जब वो देखते थे कि बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है, ऐसे कुछ बच्चों के नाम भी माइंड में आ रहे हैं, अभी नाम नहीं ले सकती, तो उनके पेरेंट्स आके मुझसे कहते थे, मैम आप हमारे बच्चे से ये कह दीजिए कि सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको कुछ ऐसा बता दीजिए कि वो सोशल साइंस भी पढ़ना शुरू कर दे या इंग्लिश में भी वो ध्यान देने लगे। तो ऐसे कुछ केसेस तो अभी के बिल्कुल फ्लैश हो रहे हैं मेरे माइंड में, वो पीटीएम वाले सीन मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को लिटरली मैथ्स से प्यार हो गया था, मुझसे भी प्यार हो गया था, तो बच्चों को फिर उसी वजह से मैथ्स में, साइंस में इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, पर बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं थी। जो भी वजह रही होगी, मैं टीचर को तो कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है बच्चे का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो गया, दूसरा पढ़ना ही ना चाह रहा हो या टाइम ही ना बच रहा हो उसके पास में, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट दो ही जगहों से बहुत अच्छे से होता है, और वही दो लोग बड़े भी होते हैं बच्चे से जो उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, यहीं से बच्चा मॉरल वैल्यूज भी सीखता है। सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, ये चीज भी होनी जरूरी है। बच्चा अपने जेंडर के हिसाब से भी बिहेव करता है, बिहेवियर का जेंडर पे फर्क तो होता ही है, जेंडर का बिहेवियर पे फर्क होता ही है। गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर वे बिहेव करती हैं, बॉयज इन अ पर्टिकुलर वे बिहेव करते हैं, और सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत अच्छे बच्चे के अंदर जरूरी है। ये चीजें भी चेंज होती हैं, जैसे बच्चे जब प्यूबर्टी को गेन करते हैं उसके बाद उनके सेक्सुअल बिहेवियर में और उससे पहले के सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। अगर एक तरीके से देखें तो प्यूबर्टी से पहले कोई खास सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होता, वो एक जस्ट आइडेंटिटी होती है। उन्हें पता होता है कि दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम अ बॉय, एंड द गर्ल्स आल्सो नोज द सेम थिंग कि दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मेरे बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट है, या मेरा फीचर्स डिफरेंट है, मेरा ड्रेसेस डिफरेंट है। ड्रेसेस की तो बात नहीं करेंगे हम, हालांकि बॉयज के लिए तो फिर भी ड्रेसेस वही की वही है, गर्ल्स जरूर चेंज करती हैं। तो इन अ वे गर्ल्स एंड बॉयज अपनी जेंडर आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, बट आफ्टर गेनिंग प्यूबर्टी दे चेंज अ लॉट। उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी चेंज होता है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, ये भी पर्सन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इन सब के बारे में भी आगे बातें होंगी। अभी तो सब कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जितना आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब इंट्रोडक्शन है, और मेरे ख्याल से जो मैं आपको बता रही हूँ उससे कहीं ज्यादा आप ऑलरेडी भी जानते हैं, क्योंकि अपने बारे में बात हो रही है अगेन। अब हमारे डेवलपमेंट में कुछ क्रिटिकल पीरियड्स भी आते हैं, वो क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में हम अलग अलग फेजेस में पढ़ेंगे, अलग अलग फेजेस में पढ़ेंगे। मतलब जैसे अडोलेसेंट की अगर हम बात करें, अडोलेसेंट्स की लाइफ में क्या होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस आने लगता है, उसको लगता है कि मुझे क्या बनना है, आगे क्या करना है। सबके लिए क्रिटिकल फेजेस अलग अलग होते हैं। जब हम आप लोगों के फेज में आते हैं, अब आप लोगों तो मैंने जनरली कह दिया, मुझे नहीं पता कौन किस एज में इस वीडियो को देख रहा है, बट मैं फिर भी मान के चल रही हूँ, जो भी आप जिस एज में भी देख रहे हैं, बच्चों के साथ, बच्चों वर्ड अब गलत हो जाएगा थोड़ा कहना, आपके साथ में इस एज में, या अडल्टहुड की बात, मेजर आई थिंक अडल्टहुड वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अडल्टहुड में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, क्रिटिकल फेजेस हो जाते हैं कि पेरेंट्स को लेके किसी तरीके की वरी होना, फ्यूचर को लेके, पार्टनर को लेके किसी तरीके की वरी होना, जॉब रिलेटेड इश्यूज होना। तो हमेशा जो फेजेस होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है, और बच्चों के लिए भी चीजें अलग होती हैं। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव पर। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजी को समझने का मतलब है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करना। पहले हमें ये जानना है कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक डेवलपमेंट तो चल रहा था, और ये भी हम जान रहे थे कि ये डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, बस यही लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होता है। तो बस यही लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होता है, कुछ और नहीं है। हमारी थ्रू आउट लाइफ में जिस भी तरीके से डेवलपमेंट चलता है, जितने भी उसके फेजेस आते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो सब कुछ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में स्टडी किए जाते हैं, और इस व्यू को, इस पर्सपेक्टिव को हम कहते हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। ओके, तो हम उसको डिटेल में, डीपर में समझते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़ने का मतलब हो गया बहुत सारी बड़ी बातें करना, मतलब बड़ी इन द सेंस अमाउंट में बड़ी। अमाउंट में बड़ी का मतलब हो गया कि हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है और बहुत ब्रॉडर लेवल पे समझना है। तो लाइफ स्पैन, फिर भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं यहाँ पे। लाइफ स्पैन रेफर्स टू द ऑनगोइंग प्रोसेस दैट वी गो थ्रू व्हाइल ग्रोइंग अप। इट इज द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन एक्सटेंडिंग टू डेथ। Studying lifespan development is very important because it helps in describing and explaining the mysteries of human development. Lifespan development includes issues such as the extent to which development occurs through the gradual accumulation of knowledge versus stage like
डेवलपमेंट और द एक्सटेंट इन विच चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनेट मेंटल स्ट्रक्चर्स। ये जो भी मैं पढ़ती जा रही हूँ ना लाइन से, ये तो आप भी पढ़ ही सकते हैं, पर इसमें हम जो मेन बात कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो अब तक कर चुके हैं, कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, जो डेवलपमेंट की स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, वो केवल साइकोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एजुकेशन है। मैं बार बार आपको यहाँ पे बच्चों का एग्जाम्पल देती नजर आऊंगी डेवलपमेंट में, और अभी तक मैंने शायद बच्चों की बात करी है मेजरली, क्योंकि एजुकेशन से बहुत ज्यादा जुड़ा है, हेल्थ केयर से भी जुड़ा है, सोशियोलॉजी से भी ऑफकोर्स जुड़ा है। By better understanding how and why people change and grow, one can then apply this knowledge to helping people live up to their full potential. अगर हम ये अंडरस्टैंड कर पाए, जैसे मैं इस बात को रोक के कुछ और बात करना चाहूंगी। जैसे कोई बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड है, या कोई पर्सन, बच्चा नहीं कोई भी पर्सन जो किसी भी तरीके से मेंटली रिटार्डेड है, आप उससे बहुत सब्जेक्टिव और डीपर नॉलेज की बातें नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा ना? ऐसा क्यों करेंगे? आप खुद से सवाल पूछिए, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप उसके लेवल पे जाके बात करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को नहीं हैंडल कर पाएगा, डिफिकल्ट पजल को नहीं हैंडल कर पाएगा। एक पर्सन जिसके लेग में कोई प्रॉब्लम है, व्हील चेयर पे है, आप उससे रनिंग के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आप उसके ही लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंट को समझना जरूरी होता है कि जैसे क्लास में जब हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, तो हम क्या करते हैं, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूरे क्लास को पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। उनके लिए जो सिलेबस होता है वो बहुत ही सिंपल लेवल का रखा जाता है, क्योंकि उनको हमें सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना है, और उनके कॉम्प्लेक्स का लेवल भी बहुत लोअर लेवल का होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इनका डेवलपमेंट और बच्चों की तरह नहीं हुआ है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपसे पूछा कि एक अगर आप किसी ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे को या पर्सन को हैंडल करते हैं तो क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं करेंगे ना। तो आप मतलब मैं आपकी तरफ से अपना आंसर दे रही हूँ, आपका आंसर खुद को दे रही हूँ। तो हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इसलिए भी अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्रू आउट लाइफ किसी भी पार्ट पर, ये तो मैंने फिजिकल का एग्जाम्पल आपको दिया, इमोशनल हो सकता है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत उदास है, परेशान है, तो आप क्या करते हैं? आप ऑटोमेटिकली उसको कंसोल करके प्यार से बात करते हैं। ये आपने कहाँ से सीखा? ये आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा। भले ही आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप इन चीजों को आसानी से कर लेते हैं। ऑलराइट, तो खैर यहां से लाइफ स्पैन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की। ये एक पैटर्न ऑफ चेंज है जो कंसेप्शन से बिगिन होता है, थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, तो आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप पॉइंट्स बनाते चलिए और उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आंसर करते चलिए। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ कि वीडियो कितनी देर का हो रहा है, फिलहाल तो मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है ना। ये आपने एक पॉइंटर की तरह से नोट कर ली। उसके बाद है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ मेथोडिकल इंट्रा इंडिविजुअल चेंज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेशन करस्पॉन्डिंग टू एज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में प्रोग्रेशन होता है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से प्रोग्रेशन होता है। इसको और अपनी सिंपलर लैंग्वेज में आप पॉइंट बना सकते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ बोथ constancy and change in human behavior across the entire lifespan, that is from conception to death। तो conception से death तक चलता है, पहले भी ये पॉइंट था। डिफरेंट डोमेन्स में होता है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। डेवलपमेंट अकर्स इन, कौन सा पॉइंट होगा ये? थर्ड। डेवलपमेंट अकर्स इन डिफरेंट डोमेन सच एज बायोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, सब कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है। Some developmental psychologists prefer to restrict the notion of development only to changes which lead to qualitative reorganization, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट्स हो गए। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोग्रेशन इनिशिएट्स विद द एमर्जेंस ऑफ अ फीटस फ्रॉम अ वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और जब बच्चा दुनिया में आता है उसके बाद कंटिन्यूस उसका प्रोग्रेशन चलता रहता है। तो डेवलपमेंटल पीरियड्स बहुत सारे होते हैं। अब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को और अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव देखा कि किस नजर से चीजों को देखा जाता है। मेरे ख्याल से ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें होते हैं, ये चीजें आपने ऑलरेडी समझ ली हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बायोलॉजिकल फोर्सेस, जेनेटिक हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसा हम जेनेटिकली रिसीव करते हैं उस हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है। तो बायोलॉजिकल फोर्सेस या बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं, हमारे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, और ये शुरू से लेके हमारी लाइफ डेथ तक हमारे साथ चीजें चलती हैं। साइकोलॉजिकल फोर्सेस की बात करें तो ये सारे इंटरनल जो भी हमारे फीचर्स होते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सामने से नजर नहीं आती पर हमारे बिहेवियर के थ्रू दिखती हैं, वो सभी साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं। हमारे पेरेंट्स अगर बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं तो हाई चांसेस है कि बच्चे के अंदर वो एग्रेशन आता है, तो वो होता तो इनहेरिट है, लेकिन साइकोलॉजिकल फीचर हमारा पर्सनल बन जाता है।
तो इसके अंदर जितने भी चीजें होती हैं, इंटेलिजेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, बेसिकली कोई भी एडजेक्टिव अपने बारे में उठा लीजिए, वही है इसका साइकोलॉजिकल फोर्स हो जाएगा या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ठीक है। सोशियो कल्चरल, किस सोशल में हम ग्रो कर रहे हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि टीचर, पेरेंट्स वाला, हमें घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, तो जैसा एनवायरमेंट हम देंगे उस हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगेन बातों को मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, रिकॉल नहीं कर रही हूँ। लाइफ साइकिल फोर्सेस, ये क्या है? बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनते हैं। हम इन्हीं 3-4 फैक्टर्स में थोड़ी बात खत्म कर सकते हैं। अभी आप फिर से आगे और पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत और फैक्टर्स होते हैं, और तभी तो मैंने आपसे कहा कि बच्चे एग्जाम में इतने पॉइंट्स लिखाते हैं जितने टीचर ने भी नहीं सोचे होते हैं। तो यहाँ पे वो बात भी ठीक है, वैसे गलत कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ साइकिल के फोर्सेस होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात नहीं करी जो हमें ये बताएं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऑल राइट, लाइफ इश्यूज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड और क्राइसिस दैट हैपन टू नॉर्मल पीपल। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिकली होता है या एनवायरमेंटल की वजह से होता है। मतलब अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पेरेंट्स एग्रेसिव है तो हमारे अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक आएगी, तो अगर नहीं है तो क्या नहीं आएगी, या वो चीज डेवलप नहीं हो सकती है? तो वही नेचर नर्चर डिबेट जिसको आप जानते हैं कि क्या होगा, जेनेटिकली चीजें ज्यादा वर्क करेंगी या एनवायरमेंट की वजह से वो चीजें बदल जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डज डेवलपमेंट अकर स्लोली एंड स्मूथली, या फिर इसमें भी फ्लक्चुएशन होता है? मतलब हमने अभी तक ये कहा कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ऐसे चलता है, जनरली हम यही तो बात कर रहे हैं, वो चेंज डाउन भी होता है। तो क्या डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं चलता है? राइट है ना, स्टॉक मार्केट की ग्राफ की तरह तो नहीं चलता है, ऐसे भी चलता है। यहाँ पे भी चीजें फ्लक्चुएट होती हुई चलती हैं। पर क्या डिफरेंट स्टेजेस में जो ट्रांजिशन का फेज आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रात में जो है वो बच्चा जो है वो 18 ईयर्स का है, टीनेज में है, 19 ईयर्स का है, टीनेज में है, 20 का होते ही वो अडल्टहुड में आ गया। मतलब रात में बर्थडे खत्म हुआ और अगले दिन वो अडल्टहुड में आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हर एक ट्रांजिशन का भी तो एक फेज होता है जिसमें चीजें कैसे चलती हैं, वहां भी कुछ अप डाउन होते हैं। तो ऐसा होता है या नहीं होता है, ये इश्यूज भी हम इसमें पढ़ते हैं। डू अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, क्या शुरू में बचपन में होने वाली चीजों का इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है या फिर आगे चल के चीजें बदल सकती हैं? ये भी हम एज एन इश्यू पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, और आप इसको क्विकली रीड करिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि मुझे भी ब्रेक की नीड फील हो रही है, और साथ ही साथ ये वीडियो लगभग 30 मिनट्स का हो चुका है। ऑल राइट, और थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। अभी हमने स्क्रीन को बेटर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो को इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ में मैं एंड करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है और दूसरे पार्ट की हमें जरूरत पड़ेगी ही। जैसा मैं सोच रही थी बिगिनिंग में वही चीज होंगी। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस है या फिर एज स्पेसिफिक पीरियड्स के हिसाब से चलता है, कि किसी पीरियड में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है या कम होता है। वही जो पॉइंट्स आपने अभी इश्यूज में पढ़े हैं उन्हीं का इलेबोरेशन है ये। और क्या ग्रेजुअल एक्युमुलेशन होता है बिहेवियर का, स्किल्स का, नॉलेज का, या फिर जो दूसरा व्यू है वो ये भी कहता है कि जो डेवलपमेंटल चेंज होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में। तो ज्यादातर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को एज एन इश्यू देखा जाता है डेवलपमेंट की केस में, कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू चलता है या फिर वो डिसकंटिन्यू भी हो जाता है। स्टेबिलिटी एंड चेंज की बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इश्यू आता है निकल के कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी रहती है या फिर उसमें चेंज होता है। Question here is whether development is best characterized by stability. For example, does a behavior or trait such as shyness stay stable? किसी भी पर्सन के अंदर हम कोई साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमें लगता है कि वो परमानेंट है, उसका एक फिक्स फीचर है। तो क्या वो स्टेबल होता है या उसमें चेंज भी हो सकता है? इस चीज की भी बात यहाँ पे हम करते हैं। और नेचर वर्सेस नर्चर तो है ही कॉमन, ये ऐसी डिबेट है जो कोई भी एरिया नहीं छोड़ती है। तो ऑफकोर्स जो बिहेवियर होता है वो डेवलपमेंट में भी हम देखते हैं कि नेचर या नर्चर से भी अफेक्टेड रहता है, जैसे कि अभी हमने और बात की थी। तो ये यहीं पे हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है कि जो डिबेट्स हैं बहुत सारी हैं। जेनेटिक की बात करें, एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस की बात करें, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि होते ही हैं डेवलपमेंट में, देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंटल फेजेस में चलते ही हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से बात करेंगे, और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम नेक्स्ट में ही कवर करके फिनिश करेंगे। आप देख सकते हैं आज के में हम इतना सारा पोर्शन लेते भी तो बहुत अच्छे से शायद उतनी चीजों को हो नहीं पाता, और अभी बहुत ही सारे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपसे मिलेंगे जहां पे डिटेल में बात करेंगे, और
ये था हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट, और यूनिट 2 के सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे। एक छोटा सा इश्यू आपने नोटिस किया होगा, बुक में कुछ इधर वाले पेजेस में थोड़ा सा पोर्शन जो आपको कटिंग में लग रहा था, उसमें आप बुक साथ में लेके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, और जब मैंने ये वीडियो बनाया है तो मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहूंगी। पूरा एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर ही है। बहुत कम चीजें हमने इस वीडियो में आज के बुक से आपसे पढ़ी हैं, जनरल चीजें थी जो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाई हैं, फिर भी आप अपनी बुक से जरूर इसको रीडिंग कर लीजिएगा। हमने तो आज ज्यादा रीडिंग यहाँ पे स्क्रीन पे की नहीं है, तो वो जो कटिंग वाला इश्यू थोड़ा सा है उसको आप जरूर मैनेज कर लेंगे, आई एम श्योर। प्लीज डू इट फॉर मी, और मैं मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।